पाठ नंबर 3, पाठ कौन सा है 3, धातु और अधातु से प्रश्नों का भंडार चल रहा है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भंडार चल रहा है किसके, धातु और अधातु वाले चैप्टर का। तो देखिए धातु और अधातु वाले चैप्टर से हमने लगभग 2 वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को करवा दिए, लगभग 5-7 जो भी क्वेश्चन हुआ है। तो लगभग अध्याय 3 से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। 2 लेक्चर में हल कर लिए। अभी देखिए इस लेक्चर में लगभग कंप्लीट हो जाएगा कि मैक्सिमम इस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 लगभग सब 5 लेक्चर में हो गया है, 2 में इंट्रो है और बाकी लेक्चर में उससे ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में, उससे ज़्यादा प्रश्न बनेगा ही नहीं। उतने में ही आप प्रश्नों को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। और प्रश्नों के हल करने का क्या तरीका है वो भी। तो चलिए, अगर आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आगे हम बढ़ेंगे किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। तो देखिए किस टाइप के प्रश्न आपको आगे मिल रहे हैं। पायराइट तो कौन कौन से हैं, पहला लिख दीजिएगा कॉपर पायराइट, जिसका सूत्र होता है, अणुसूत्र भी का FeCuS2, ये आपका हो गया कॉपर पायराइट। दूसरा आप लिख दीजिएगा कॉपर ग्लांस, क्या लिख देंगे, कॉपर ग्लांस, ये हो जाता है आपका Cu2S। तो कॉपर के 2 आपसे पूछा था 2 प्रमुख अयस्क, तो एक हो गया कॉपर पायराइट, दूसरा हो गया कॉपर ग्लांस। कि कॉपर के 2 प्रमुख सल्फाइड अयस्कों के नाम एवं अणुसूत्र लिखिए। तो ये सल्फाइड अयस्क ही है ना, देखिए यस और यस, तो 2 सल्फाइड अयस्क हो गए किसके, कॉपर के। देखिए ये इसी से संबंधित प्रश्न आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन और अलग बनता नहीं। कह रहा है कि भर्जन तथा निस्तापन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए, जो कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको भर्जन बता दिया है, निस्तापन भी बता दिया है। जो वहाँ पर जब प्रक्रिया हो रही थी तो वहाँ पर निस्तापन और भर्जन दोनों हम इसके पहले वाले लेक्चर में। तो देखिए 2 आपसे अंतर पूछ रहा है और ये 2-2 नंबर का एक अंतर है, मतलब कुल 4 अंक का प्रश्न पूछ लिया था एक ही प्रश्न में। एक प्रश्न में पूछा था 4 अंक। जैसे आप लोग नहीं देखते लिखा रहता है टिप्पणी लिखिए, विकृत गंधिता क्या है, संक्षारण क्या है, वैसे सीधे पूछ दिया है इनमें अंतर लिखिए। किसमें अंतर लिखना है, तो आपको अंतर लिखना है खनिज और अयस्क में, खनिज और अयस्क में। दूसरा क्या लिखना है आपको, तो दूसरा आपको लिख देना है किसमें, भर्जन और निस्तापन में। किसमें, भर्जन और निस्तापन में आपको क्या लिखना है, अंतर लिखना है। तो चलिए पहले एक लिख देते हैं। इधर आप क्या कर देंगे, खनिज, इधर कर दीजिए आप क्या, अयस्क। इधर हो जाएगा आपका क्या, खनिज, इधर आपका हो जाएगा अयस्क। आप तो सबसे पहले यही देखिए जानिए कि जितने भी खनिज हैं, जितने भी पृथ्वी से निकाले जाते हैं ऐसे मतलब यौगिक तत्वों के यौगिक जो पृथ्वी से निकाले जाते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, खनिज। तत्व के वे यौगिक, तत्व के वे यौगिक, तत्व के वे यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं क्या, तत्व के वे यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, तत्व के खनिज कहलाते हैं। तत्वों के क्या कहलाते हैं, तो तत्वों के खनिज कहलाते हैं। जैसे आप देख लीजिए अभी एक खनिज हो गया आपका Cu2S, CuFeS2 है ना, CuFeS2 कॉपर पायराइट। और आपका हो जाएगा कौन सा, देखिए इसके पहले कॉपर पायराइट का जो इसके पहले लिखे थे गलत हो गया था, यहाँ पर CuFeS2 होगा ना, उसके पहले जो लिखे थे वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए आगे आप और भी लिख सकते हैं, जैसे जिंक का लिख दो, जिंक ब्लेड ZnS, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 और हेमेटाइट मैग्नेटाइट आप सभी को जानते हैं, इसको लिख लीजिए। तो अब देखिए सभी खनिज क्या है, देखिए सभी जो पृथ्वी से निकाले जाते हैं सभी पदार्थ वे क्या है, खनिज। लेकिन अयस्क क्या है, तो कहेंगे वे खनिज, कौन, वे खनिज जो कम खर्च में और आसानी से
प्राप्त किए जाते हैं वे क्या हैं? वे अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे अयस्क कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यही दोनों अयस्क है, इससे मान लीजिए कि चाहे ZnS और जिंक कार्बोनेट दोनों लीजिए, तो ZnS से अगर आसानी से जिंक प्राप्त किया जाएगा तो अयस्क कौन होगा? तो अयस्क हो जाएगा मेन कौन? ZnS, है ना। निकलने वाली तो बहुत है, जैसे यहाँ कापर ग्लांस और कापर पायराइड दोनों निकाल लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं कापर को, तो ये कापर का कैसा है? प्रमुख अयस्क। माने सभी अयस्क हैं सब खनिज हैं। सभी अयस्क क्या है? खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। नहीं समझ पा रहे हैं? सभी अयस्क क्या है? खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कापर पायराइट और कापर ग्लांस दोनों हैं, लेकिन प्रमुख कौन है? कापर पायराइट। तो जो आसानी से और कम खर्च में निकलता है वो अयस्क है, और खनिज क्या है? तत्वों के वे यौगिक जो प्रकृति में पाए जाएंगे बहुत सारे। फिर आपको क्या दिया है? भर्जन और निस्तापन में अंतर। किसमें अंतर? भर्जन और निस्तापन में अंतर। तो एक तरफ आप क्या लिख दोगे? एक तरफ लिख दोगे भर्जन, एक तरफ लिख देंगे भर्जन, और एक तरफ क्या लिख देंगे? निस्तापन। तो चलिए, भर्जन क्या है? ये कैसा होता है? फर्स्ट, यह प्रक्रिया या यह क्रिया या यह प्रक्रिया वायु की उपस्थिति में होती है। कहाँ होती है? वायु की उपस्थिति में होती है। और ये दूसरा क्या है? निस्तापन, यह वायु की अनुपस्थिति में होती है। अनुपस्थिति में होती है, मतलब इसमें जब भर्जन हो निस्तापन होता है तो वायु की उपस्थिति नहीं होती, जब भर्जन रहता है तो वायु की उपस्थिति होती है। ये किसके लिए ये लागू होता है? तो यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। दूसरा अंतर हो गया, प्रयुक्त की जाती है। तो ये किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? यह ऑक्साइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। किसके लिए? ये जो है आपके कार्बोनेटों और ऑक्साइडों के लिए प्रयुक्त की जाती है। 2 नंबर का है तो कम से कम 4 अंतर आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए 2 हो गया, 2 और लिख देते हैं ऊपर, या फिर इसी को मिटा कर लिख देते हैं 2 और। देखिए अब इसके बाद क्या कहेंगे? इसके बाद आप कह सकते हैं ये और किसके लिए लागू हो सकता है? ये आप लिखते रहेंगे ना, हम तो मिटा देंगे क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है, तो इसलिए हम मिटा कर लिखेंगे। आप जो है लिखते रहिएगा किस प्रकार से। लिखने के बाद सब आप अपना मिला लीजिएगा। ये जो है सल्फाइड अयस्कों के लिए ये हो गया, ये इस प्रकार से हो गया। लिखिए, इसमें अयस्क के साथ अन्य पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। जबकि इसमें अन्य पदार्थों को नहीं मिलाते हैं, मतलब इसमें कोई अन्य पदार्थ नहीं मिलाते हैं। और देखिए चौथा, यहाँ पर क्या होता है? इसको भी गलनांक के नीचे, इसको भी गलनांक के नीचे। ये तो अंतर नहीं है, ये समानता हो गई। इसमें से मुख्यतः सल्फाइड गैस और कौन सा आपका? आर्सेनिक के ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड इत्यादि अशुद्धियाँ बाहर निकलती हैं। जबकि इसमें क्या होता है? इसमें CO2 CO कुछ के ऑक्साइड किसके रूप में? अशुद्धियों के रूप में बाहर निकलते हैं।
ये देखिए 3-4 अंतर आपका हो गया। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंतर देगा, 3-4 अंतर आप लिख दीजिए, 2 नंबर का है, आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और मैक्सिमम आपको नंबर लाना है। अगर आप चाहते हैं अच्छा से अच्छा नंबर लाना अपने विद्यालय में या अपने पूरे ज़िले में टॉप करना, तो देखिए आपको बातों से नहीं, आपको रातों से लड़ना पड़ेगा कि किसी भी सपने को साकार करने के लिए बड़ा सपना देख रहे हैं, बड़े परसेंटेज आप लाना चाहते हैं, आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो आप बातों से नहीं, क्या करिए, आप बातों से नहीं रातों से लड़िए, आप अवश्य सक्सेस होंगे। वो केवल रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। पहले पूछा है गालक क्या है, फिर अम्लीय गालक का कोई एक रासायनिक समीकरण आपको देना है। तो गालक क्या होते हैं, देखिए गालक का प्रयोग ज़्यादातर प्रगलन के प्रोसेस में किया जाता है। गालक को कहा जाता है फ्लक्स, अंग्रेजी में गालक को क्या कहा जाता है, फ्लक्स। तो गालक का प्रयोग कहाँ पर होता है, गालक का प्रयोग प्रगलन की प्रक्रिया में होता है। प्रगलन में क्या करते हैं कि किसी भी अयस्क को उसके गलनांक से ज़्यादा हीट कर देते हैं, जिससे वो पूरी तरह पिघल के मेल्ट हो जाता है, यानी पूरी तरह पिघल जाता है। वो को पिघलाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कर देते हैं, गालक, क्या कर देते हैं, गालक। तो गालक का काम है किस क्या करना कि अयस्कों को पिघला देना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गालक कह देते हैं। अब गालक कितने प्रकार का होता है, तो देखिए गालक आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते बहुत हैं। तो आप लोगों के सिलेबस में कौन सा है, अम्लीय गालक हो सकता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और यहाँ पर कौन सा हो जाता है, क्षारीय गालक। यहाँ पर अम्लीय गालक और इधर कौन सा, इधर हो जाता है क्षारीय गालक। अम्लीय गालक में आप लोगों ने देखा होगा SiO2 सिलिका, और इसमें आपने देखा होगा CaCO3 या फिर CaO, और भी बाकी है। इसमें भी आपको देखे होंगे Na2B4O7। तो यहाँ पर ये देखिए ये दोनों अम्लीय गालक है, ये दोनों कैसे गालक है, क्षारीय गालक। देखिए जब अशुद्धियाँ कैसी होती हैं, जब अशुद्धियाँ में, यानी अशुद्धियों का मतलब अशुद्धियाँ मत लिखिए जब अयस्क, जब अयस्क कैसा हो जाता है, या अशुद्धियाँ सही लिखे थे, अयस्कों में जो अशुद्धियाँ आती हैं ना, जब अशुद्धि हैं तो इनके लिए कैसा, अम्लीय गालक प्रयुक्त होता है। कौन प्रयुक्त होता है, अम्लीय गालक प्रयुक्त होता है, अम्लीय गालक प्रयुक्त हो जाता है। और जब अशुद्धियाँ कैसी होंगी, अम्लीय अशुद्धियाँ होंगी तो कौन प्रयुक्त होगा, तब आपको प्रयुक्त हो जाएगा क्षारीय गालक। कौन प्रयुक्त हो जाएगा, क्षारीय गालक। अब कहा है कि अम्लीय गालक का एक क्या बता दीजिए, उदाहरण। तो चलिए अम्लीय गालक का उदाहरण हम आपको बता देते हैं। अम्लीय गालक का एक उदाहरण हम आपको बताएं तो यहीं पर हम बता देंगे अम्लीय गालक का एक उदाहरण। देखिए जब हम क्या करते हैं कि कापर ग्लांस या फिर कोई भी ले लीजिए आप, जो है सल्फाइड अयस्क में आप गैलेना ले लीजिए, बहुत सारे अयस्क है। गैलेना किस कहाँ पर होता है, वायु की उपस्थिति में। तो वायु की उपस्थिति में कराओगे तो ये PbO, और इसमें से ज़्यादातर कौन सी गैस बाहर निकलती है, SO2 कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो इसको संतुलित करने के लिए 2 और 3 Pb हो गया 2, तो 3 Pb, और यहाँ पर जो SO2 है वो 2SO2, 2 दूना 4, 4 दू 6, 3 दूना 6, Pb2 S2, तो S भी कितना हो गया 2। तो ये हो गया आपका, देखिए ये कौन सा है, भर्जन। तो हमें भर्जन तो बताना नहीं, हमें गालक बताना है। इसके बाद जब और आगे बढ़ेंगे तो यही जो PbO है ये कैसा होता है, ये एक आपका अशुद्धि होता है। किस प्रकार का, एक क्षारीय अशुद्धि होती है, इसकी क्वालिटी क्षारीय होती है। तो इसके साथ SiO2 को मिला देते हैं तो PbSiO3, यानी ये लेड सिलिकेट बना लेता है, सिलिकेट, जो कि कैसा होता है, अशुद्धि के रूप में पेंदी में जाके जमा हो जाता है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, हो गया किसका, एग्जाम्पल हो गया आपका कौन से अयस्क का, अम्लीय गालक का, अयस्क का नहीं, कौन से गालक का, अम्लीय गालक का। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपको इतना अगर लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर कोई काट नहीं सकता। और आगे बढ़ेंगे, आप इसको लिख रहे होंगे, आशा यही करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से। अगर अच्छा नंबर लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। फिर आपको दिया है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अर्थ
उपयुक्त अर्थ देकर स्पष्ट कीजिए। वैसे ये सिलेबस में आप में है नहीं, लेकिन अगर आप देखे होंगे तो हमने आपको बार बार सक्रियता श्रेणी बनाई होगी। तो सक्रियता श्रेणी हम बनाते वक्त आपको दिखाए थे, यहाँ पर आपका यौगिक हो जाता है, यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इसके ऊपर जिंक रहता था, जिंक, आयरन, पीबी, इसके बाद Cu, Hg, Ag, Au ऐसे बनाते थे ना। तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है ना, ये मानक हाइड्रोजन होता है, इसका वैल्यू 0 0 होता है। इसके सापेक्ष इसका मान कैसा होता है, ऋणात्मक, इनका कैसा मान आता है, धनात्मक। तो हाइड्रोजन को जब मानक मान के, देखिए आप अगर देखें, वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे क्या करना है। इसको छड़ ले लीजिए, रॉड ले लीजिए, और उसको जो है HCl के विलयन में क्या करिए, डुबो दीजिए। HCl के विलयन में आपको इसको क्या करना है, डुबोना है। HCl के विलयन में आपको इसको क्या करना है, डुबो देना है। HCl का विलयन है, और यहाँ पर कांच की एक नली लगी होती है, ऐसे ऐसे समझ लीजिए। इस प्रकार से ये नली ऐसे बंद होती है पहले प्रारंभ में, मतलब नली पर एक प्रकार की कह लीजिए, तो नली पर एक प्रकार की कोडिंग होती है, कोडिंग किया रहता है, ऐसे लगा होता है। यहाँ से देखेंगे एक नली ऐसे लगी होती है। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से जब भी देखेंगे तो यहाँ से H2 गैस क्या होती रहती है, H2 गैस रिलीज होती रहती है। ये ऊपर थोड़ा सा बना देंगे, ये आपका प्लेटिनम का क्या होगा, प्लेटिनम की छड़ होगी ना, प्लेटिनम की छड़ होती है। अब यहाँ पर जैसे ही इसमें गैसों को प्रवाहित करते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन विलयन है, किसी के सापेक्ष प्लस और किसी के सापेक्ष क्या दिखाता है, माइनस। तो माइनस वाली जो वैल्यू आती है वो हाइड्रोजन के ऊपर, और जो प्लस वाली वैल्यू आती है हाइड्रोजन के कहाँ लिखी जाती है, नीचे। तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि ये सब क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है, किससे, हाइड्रोजन से। इसीलिए देखिए दुगना कर दीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल जाती है, बाहर। तो अम्लों से हाइड्रोजन निकाल देता है कौन, हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातु, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता है ज़्यादा। अगर आप यही अभिक्रिया कापर का इसी जो है 2HCl से अगर करवाएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। क्यों होगा, क्योंकि ये कापर हाइड्रोजन के कहाँ है, नीचे, इसलिए इसके साथ कोई अभिक्रिया नली लगी हुई है, कांच की नली, जिससे इधर उधर ये गैसें इधर से ही निकले। ये चीज़ें आप बनाकर इसे समझा देंगे तो आप जो है क्लियरली आपका हो जाएगा। वैसे वास्तव में ये आपके सिलेबस में है नहीं। चलिए इसको मिटा देते, ये आपका है सक्रियता श्रेणी आपके सिलेबस में है, लेकिन ये नहीं है, फिर भी हम आपको बता दिए ना, आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ें तो आपको मिल जाता है अगला प्रश्न, और वो क्या है, वो आपका प्रश्न है कि तांबे के 2 मुख्य अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखिए। बार बार आ रहा है कापर का, देखिए कन्फर्म है आएगा, तो कापर का एकदम आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। देखिए का कापर पायराइड द्वारा तांबे के निष्कर्षण की विधि संबंधित निष्कर्षण की विधि संबंधित अभिक्रिया सहित लिखिए, मतलब अभिक्रिया सहित आपको लिखना है। तो ये कुल आपका 4 नंबर का प्रश्न बना दिया है। तांबे के 2 प्रमुख अयस्क का नाम वो लिख ही लेंगे, कापर पायराइड, कापर ग्लास। और कहा है पायराइड द्वारा तांबे के CuFeS2, ये कौन है, तो ये हो गया आपका कापर पायराइट। तो कापर पायराइट हो गया आपका, इसी से आपको निकालना है। तो कैसा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क। तो इसका होगा क्या, इसका सांद्रण तो होगा ही, सांद्रण माने तोड़कर छोटे छोटे बारीक कणों में तोड़ा जाएगा, लेकिन ये है कैसा अयस्क, सल्फाइड अयस्क। तो इसका क्या होगा, भर्जन। तो भर्जन कैसे होता है, वायु की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे CuFeS2, इसको O2 के साथ यानी भर्जन करने पर ये बनाता है Cu2 यानी क्यूप्रस ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। और साथ में FeO यानी फेरस ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड बनाता है। दोनों के ऑक्साइड बन जाते हैं, प्लस यहाँ से रिलीज हो जाता है कौन, SO2 गैस। अब इसको आपको संतुलित करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, कापर हो गया 2, ये Fe हो गया 2, तो इसको दुगना कर दीजिए। यहाँ पर Fe 2, तो यस कितना हो गया, 2 दूना 4, Fe भी 2, तो यहाँ पर भी दुगना कर दीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजन 2, 2 1 3, 3 हो गया ना, 3 हो गया। अभी भी संतुलित ये नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, देखिए क्या मिलता है।
अगर आप यहाँ पर बना देंगे दुगना तो इसको भी दुगना कर दें अगर, तब क्या मिलेगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा, बढ़ाइए नहीं, देखते हैं। Cu2O यहाँ पर FeO यानी 3, यहाँ पर 2, अभी कितना हो गया सल्फर 4, तो 4 दूना 8, 8 2 10 1 11, इसको दुगना कर दीजिए। FeS2 यानी यहाँ पर 4 अवयव हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 4, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 कर दीजिए। संतुलित करने के लिए आपको हम बता चुके हैं, फिर भी हम संतुलित यहाँ कर देते हैं। 4 हो जाएगा, लिख देंगे कितना, तो यहाँ पर 4 दूना 8, ये देखिए 8 हो गया, तो यहाँ पर 8 लिखिए। 8 हो गया ये, तो 8 दूना 16 ऑक्सीजन यहाँ से, और यहाँ से 4, 4 2 6, 16 6 22, तो 22 का मतलब 11 दूना 22। देखिए और छोटे में संतुलित होगा तो आप संतुलित कर लेंगे, इसको सिर्फ संतुलित किया गया है, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है बना लेंगे। पहला हो गया भर्जन। भर्जन के बाद इसी का क्या करते हैं, भर्जन के बाद इसी का करते हैं प्रगलन। प्रगलन करते हैं कहाँ पर, वात्या भट्ठी में। अब देखिए यहाँ पर ये ऑक्साइड अयस्क है ना, दोनों ऑक्साइड है, तो ये अयस्क क्या करता है, इसमें सबसे पहले कौन, FeO SiO2 गालक कौन है, ये अम्लीय गालक। अम्लीय गालक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये क्षारीय है। अम्लीय गालक, गालक का प्रयोग हुआ, कहाँ प्रयोग हो रहा है, प्रगलन में। ये बनाता है Fe में, इसको कहते हैं आप धातुमल। क्या कहते हैं, धातुमल के रूप में बाहर हो जाता है। दूसरी रिएक्शन क्या होता है कि Cu2O और इसमें बचा हुआ Cu2S खुद जो है गालक का काम करता है, और यहाँ से आपको कितना, यहाँ से आपको फफोलेदार कापर प्राप्त होता है लगभग, यहाँ पर 2 2 दूना 4, 4 दूना 6, 4 2 6, 4 दूना 6 नहीं 4 है। ये जो कापर हमें मिला है, इस कापर को कहते हैं फफोलेदार कापर। क्या कहते हैं, फफोलेदार कापर, तो इसका नाम फफोलेदार कापर होता है। अब देखिए फफोलेदार कापर लिखने का भी रीजन है, फफोलेदार कापर। फफोलेदार कापर लिखने का कारण है कि जब हम इसको एक दूसरे को मिक्स करते हैं तो हमें ये मिलता है, साथ में SO2 गैस कहाँ निकलती है, बाहर। तो जब SO2 गैस बाहर निकलती है ना, तो पहले तो वो कौन, ये ठोस के जैसा, मतलब पिघला हुआ है ना, तो पिघला हुआ है आपस में जुड़ जाता है, तो जैसे देखते हैं मिट्टी फूली हुई रहती है, वैसे ही इसमें से जब SO2 तेजी से निकलता है तो ये कापर फूल जाता है। फूलने के कारण इसको क्या कहते हैं, फफोलेदार कापर 6Cu। अब इसी का विद्युत अपघटन करा लेते हैं तो हमें शुद्ध कापर। इसके बाद आपसे पूछा है मिश्र धातु क्या है, तो 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाने से जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कह देते हैं, मिश्र धातु। इसके बारे में हम इसके पहले वाले लेक्चर में अच्छे से बता दिए कि मिश्र धातु क्या है, वर्णन करना है। और कापर के 2 प्रमुख मिश्र धातुओं का संगठन और उपयोग वो भी बता दिए, आप देख लीजिएगा। कापर के 2 प्रमुख सल्फाइड अयस्कों को वो तो आप जानते ही हैं, उसमें भी कुछ नहीं है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये अभी पढ़ा है, अभी बताए थे आपको हम कि हाइड्रोजन बीच में रहता है, उसके ऊपर कौन रहता है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम। वहाँ से वे हाइड्रोजन को क्या करते हैं, अम्लों से हटा देते हैं। क्यों हटाते, क्योंकि उनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर कहा है कापर के 2 प्रमुख अयस्कों का नाम एवं सूत्र लिखिए। कापर के निष्कर्षण में भर्जन और प्रगलन में होने वाली अभिक्रियाओं को समझाइए, आवश्यक समीकरण भी दीजिए। अभी सब हम आपको बताए हैं, ये देखिए। तो ये आपका पूरा प्रश्न, मतलब प्रश्न तो बहुत सारे थे लेकिन सब एक दूसरे से रिलेट कर गए। तो अभी देखिए ये आपका हो गया, यहाँ पर जो है पूरा लेक्चर समझ बनते हैं। आपको जो है जितना भी क्वेश्चन हमने बनाया है उसको जो है PDF बनाकर हम जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, और टेलीग्राम का जो है डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद।